नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें जिससे हमको थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। तो आज कुल हम 30 प्रश्न करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न दोस्तों है रचना से। कानन कुसुम किस लेखक की रचना है? कानन कुसुम किस लेखक की रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? तो बताइएगा कानन कुसुम किस लेखक की रचना है। तो कानन कुसुम जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मैथिली शरण की कौन सी रचनाएं हैं बताइएगा आप लोग। रंग में भंग ये मैथिली शरण की रचना है। और कौन सी है? पंचवटी भी मैथिली शरण की रचना है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं बताइएगा। प्रेम फुलवारी। और कौन सी की है? विजय पताका, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन कौन सी हैं? कुकुरमुत्ता। और कौन सी रचना है इनकी? जूही की कली, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो प्रश्न नंबर पहला का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद ने जो है वो कानन कुसुम की रचना की है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंधा युग किस लेखक की कृत है? अंधा युग जो है वो किस लेखक की कृत है? राम कुमार वर्मा की, कि सोहनलाल द्विवेदी की, जयशंकर प्रसाद की, धर्मवीर भारती की? बताइएगा। तो जो अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। राम कुमार वर्मा ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं? चित्तौड़ की चिता जो है वो राम कुमार वर्मा की है रचना की चिता। ठीक है दोस्तों, और सोहनलाल द्विवेदी की बताइएगा। बांसुरी। और कौन सी? दूध बतासा, ये सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। और जयशंकर प्रसाद की झरना, कामायनी, आंसू, लहर, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो धर्मवीर भारती ने जो है वो अंधा युग की रचना की है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों। झंडे की इज्जत किस लेखक की रचना है? सुमित्रानंदन पंत की, कि सुभद्रा कुमारी चौहान की, प्रेमचंद की, कि रामधारी सिंह दिनकर की? बताइएगा। तो झंडे की इज्जत जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने और कौन सी रचनाएं की हैं बताइएगा आप लोग। जलियांवाला बाग। और कौन सी? झांसी की रानी, वो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। और सुमित्रानंदन पंत ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं बताइएगा। स्वर्ण धूल, ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और प्रेमचंद की गबन, गोदान, कर्मभूमि, ये जो रचनाएं हैं ये प्रेमचंद की हैं। और रामधारी सिंह दिनकर ने कौन सी रचनाएं की हैं? कुरुक्षेत्र और उर्वशी जो है उर्वशी ये जयशंकर प्रसाद ने भी रचना की है। और रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना है उर्वशी। तो झंडे की इज्जत जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। ठीक है, तो चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, की निजवाचक सर्वनाम? तो कोई और कुछ का प्रयोग किस में किया जाता है बताइएगा। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। कोई और कुछ से किसी वस्तु का पता नहीं चलता है, तो इसलिए ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई और कुछ जो है ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होगी। राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा इसमें पूछ रहा है वो क्या होगी, राष्ट्रीय होगी कि राष्ट्रीय होगी कि सौराष्ट्र होगी कि राष्ट्रीयता होगी। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी दोस्तों, ये राष्ट्रीयता हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतना पर कविताओं में डॉट डॉट की प्रधानता होती है, ओज गुण की होती है कि रजोगुण की होती है कि तमोगुण की होती है कि सतोगुण की होती है। तो बताइएगा, युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतना पर कविताओं में, यानी कि युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतना पर कविताओं में किसकी प्रधानता होती है, तो उसमें ओज गुण की प्रधानता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बांगरू जो है वो किस उपभाषा वर्ग की बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली है कि पूर्वी हिंदी की बोली है कि बिहारी की बोली है कि पहाड़ी की बोली है। तो बताइए, ये बांगरू जो है वो पश्चिमी भाषा की बोली है, उपभाषा की बोली है। पश्चिमी भाषा में कौन कौन सी बोलियां आती हैं बताइएगा, बताइएगा सभी लोग। बांगरू तो आती है इसमें, लेकिन बांगरू के साथ साथ खड़ी बोली भी आती है, खड़ी बोली। और कौन सी आती है, हरियाणवी आती है। ठीक है दोस्तों, ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है पश्चिमी बोली। ठीक है, अब पूर्वी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, अवधी, अवधी। और कौन सी आती है, बघेली, बघेली। और कौन सी आती है, छत्तीसगढ़ी। ये बोली जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो जो बांगरू जो है वो पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है बताइए। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है कि उपमा अलंकार होता है कि रूपक होता है कि संदेह अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता पूछी गई, समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है दोस्तों, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, और उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा के जो वाचक शब्द हैं, ये उत्प्रेक्षा की एक ट्रिक होती है दोस्तों, जहाँ पर ये मनो, मानो, मन, मनहु, जानो, जन, जनहु, ज्यों आदि शब्द आ जाएं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो प्रश्न नंबर 8 का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपमा अलंकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, असाध्य होगा कि दुसाध्य होगा कि साधनहीन होगा कि श्रम साध्य होगा। तो बताइएगा, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके उसको दोस्तों क्या कहा जाता है, असाध्य कहा जाता है। जिसका इलाज संभव ना हो उसको असाध्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। गा, गा है कि जा, चा है कि डा कि ढा है कि पा कि फा है। बताइएगा मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है इसमें। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, डा और ढा ये मूर्धन्य व्यंजन है। गा और घा ये तो कंठ हैं, और जा और झा ये तालव्य हैं, ये तालव्य हैं, और ये ओष्ठ व्यंजन है, ओष्ठ व्यंजन है। पा फा जो है ये ओष्ठ व्यंजन है। तो प्रश्न नंबर 10 का हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, अनुजीवी उपशब्द की लाचार की प्रकर्ष। बताइएगा सभी लोग, कौन से ऑप्शन में जो है वो उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है बताइएगा। बहुत सही, हाँ इसमें लाचार में जो है इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुजीवी में अन उपसर्ग लगा हुआ है, अपशब्द में अप उपसर्ग लगा हुआ है, लाचार में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, प्रकर्ष में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग क्या होते हैं दोस्तों, पे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये लाचार में कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है।
सदाचार में उपसर्ग कौन सा है बताइएगा। सद है कि सद है कि सत है कि सद है, बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो सदाचार में वो सत होगा, सद नहीं होगा। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सत होगा। सत हमेशा इसमें हलंत वाला ये सही होगा। ठीक है दोस्तों, सदाचार में जो है वो सत उपसर्ग लगा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। मित्र, सूचना, उपहार की अध्याय। तो किसी शब्द के आगे जब आप अच्छा अच्छी लगाकर उसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो आपको सही से पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है कि या पुल्लिंग है। मित्र कैसा होता है, अच्छा होता है कि अच्छी होती है। मित्र जो है वो अच्छा मित्र होता है। अच्छी मित्र आपने कहीं सुना देखा है, नहीं है। सूचना अच्छी होती है कि अच्छा होता है, सूचना अच्छी होती है, अच्छी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उपहार अच्छा होता है कि अच्छी होती है, उपहार जो है वो अच्छा हो जाएगा, तो उपहार भी पुल्लिंग है हमारा। अध्याय अच्छा होता है कि अच्छी होती है, अध्याय जो है वो अच्छा होता है, तो अध्याय हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग क्या है, सूचना जो है वो अच्छी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सूचना जो है वो स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 14 है, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल दो। वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। अपादान कारक का कि संप्रदान कारक का कि अधिकरण कारक का कि संबंध कारक का, बताइएगा। यहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। जब किसी व्यक्ति को कोई चीज़ दान में दी जाती है तो वहाँ पर संप्रदान कारक चतुर्थी व्यक्ति लग जाती है, तो इसमें हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इसमें दोस्तों पुल्लिंग पूछा गया है कि इन ऑप्शनों में कौन सा पुल्लिंग है। रोटी अच्छी होती है कि अच्छा होता है, रोटी अच्छी होती है। पूड़ी अच्छी होती है। पानी अच्छी होती है, पानी अच्छा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, नदी अच्छी होती है, तो सही है, ये स्त्रीलिंग है। और ये पानी जो है वो अच्छा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा। रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा। रूप धन अंतरण, रूप धन आंतरण, रूपाधन अंतरण, रूपाधन आतरण, तो बताइएगा। रूपांतरण का संधि विच्छेद रूप धन आंतरण होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। सत्याधन ग्रह, सत्यधन आग्रह, सत्यधन ग्रह, सत्यधन आग्रह, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद सत्यधन आग्रह होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, घनश्याम में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय समास है कि बहुब्रीहि समास है कि अव्ययीभाव समास है, तो बताइएगा। तो घनश्याम में दोस्तों कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास क्या होता है, जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। और इसकी पहचान क्या होती है बताइएगा। विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य है जो समान के, है जो समान के जो शब्दांश आए वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। ठीक है दोस्तों, तो घनश्याम में जो है वो कर्मधारय समास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है। इसमें काल पूछ रहा है।
पूर्ण भूत है कि अपूर्ण भूत है कि संदिग्ध भूत है कि सामान्य भूत है, वह खा रहा था, यानी कि अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर अभी तक कार्य जो है वो पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ पर अपूर्ण भूत होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, मीरा जोर से हंसी। यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक क्रिया का, कि प्रेरणार्थक क्रिया का, कि द्विकर्मक क्रिया का, कि सकर्मक क्रिया का? वह जोर से हंसी, तो इसमें दोस्तों अकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस वाक्य में कर्म का अभाव होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इस वाक्य में जो है दोस्तों वो कर्म का अभाव है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अद्वैत गुण अलंकार है कि रूपक है कि श्लेष है कि वक्रोक्त है? बताइएगा। मन सागर मनसा लहरी में बूढ़े बहे अनेक में कौन सा अलंकार है? बताइएगा इसमें। तो इसमें दोस्तों रूपक अलंकार है। ठीक है, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है दोस्तों। ठीक है, और प्रस्तुत पंक्तियों में मन पर सागर का और मनसा इच्छा पर लहर का आरोप होने से यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें रूपक अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक शब्द नहीं आता है? तो ब्राह्मण, पक्षी की दांत की विधि। तो द्विज का अनेकार्थी शब्द इसमें पूछा गया क्या है? ब्राह्मण भी होता है द्विज, पक्षी भी होता है द्विज, दांत भी होता है। ये विधेय जो है ये द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। विधेय का मतलब होता है बिना शरीर के, बिना शरीर के, बिना शरीर के। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। द्विज का जो है ये विधेय अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से दैविक का अर्थ है देवता से, ज्योतिषी से, कि किन्नर से, कि गंधर्व से? बताइएगा। तो दैविक का अर्थ दोस्तों ज्योतिषी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तांडव का विलोम शब्द क्या है? हास्य है कि लास्य है कि निराशा है कि विराग है? तो तांडव का विलोम शब्द लास्य होगा। ठीक है दोस्तों, लास्य होगा इसका विलोम शब्द। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्य जो है वो तांडव का विलोम शब्द है। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? मंद है कि तीव्र है कि प्रखर है कि क्षीण है? तो दोस्तों तीक्ष्ण का विलोम शब्द मंद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीक्ष्ण का विलोम शब्द जो है वो मंद हो जाएगा। ठीक है, मंद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। ठीक है मित्रों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है निर्जन है कि विजन है कि आराम है कि कल्पशाल है? तो बताइएगा सभी लोग, बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बगीचा का दोस्तों पर्यायवाची शब्द जो है वो आराम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बगीचा का पर्यायवाची आराम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? महताब, कि मृगलाछन, कि अमृतद्रव, कि छपाकर? तो बताइएगा दोस्तों इसमें चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो महताब माने चंद्रमा होता है, मृगलाछन माने इसमें चंद्रमा होता है, और छपाकर माने भी चंद्रमा होता है। तो ये अमृतद्रव जो है ये अमृत का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अमृतद्रव जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है दोस्तों,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आँख का पानी ढल जाना मुहावरे का अर्थ है बुढ़ापा आ जाना, प्रिय व्यक्ति का बिछड़ जाना, निर्लज्ज हो जाना, देखने की ताकत कमज़ोर पड़ना। बताइएगा। तो आँख का पानी ढल जाना उसको क्या कहेंगे? निर्लज्ज हो जाना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है शस्त्र होना, नाक में बीमारी होना, अकारण प्रिय होना कि दरिया दिल होना। तो नाक का बाल होने का सही मुहावरा क्या होगा? अकारण प्रिय होना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न दोस्तों ये है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका समाप्त हो गई, उसकी शंका का समाधान हो गया, उन्हें अब शंका नहीं रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसकी शंका का समाधान हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, जिससे हमको थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लाते रहें। तो ठीक है दोस्तों, अब आपके लिए कल मिलते हैं हम नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।